बीमारी जो होती है ठीक हो जाती है, फिर रिकर होती है, रिलैप्स होती है, फिर ट्रीटमेंट देते हैं, फिर ठीक हो जाती है। एपिसोड्स होते हैं, रिकवर होते हैं, रिलैप्स होते हैं, रिमिशन होता है। तो ऐसी ही आज बीमारी की बात करेंगे न्यूरोलॉजी में, जो कि है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, तो सबसे पहले डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं, बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। हम इंट्रोडक्शन के बाद में बात करें क्लासीफाई की कि कैसे कैसे हम इसे क्लासीफाई करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। डीमाइलिनेशन होता क्या है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक एक्सॉन होता है पार्ट। एक्सॉन के बाहर एक माइलिन सीथ होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम माइलिन सीथ बोलते हैं। उस कवरिंग का रोल क्या है, वो कवरिंग जो है माइलिन सीथ, वो एक सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, नर्व का कंडक्शन होता है, उसको फास्ट कंडक्शन कहते हैं। तो उस कंडक्शन को फास्ट करती है माइलिन सीथ। तो माइलिन सीथ का रोल नर्व कंडक्शन में है। तो अगर ये माइलिन सीथ डैमेज होने लगे, बहुत सारे कारणों से डैमेज हो सकती है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण से, इन्फ्लामेशन के कारण से, इन्फेक्शन के कारण से। तो अगर ये माइलिन सीथ जो है डैमेज होने लगे, तो इसको हम बोलते हैं डीमाइलिनेशन। यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी जो माइलिन सीथ है, अगर वो डैमेज होने लगे, वो खराब होने लगे, वो बेकार होने लगे, तो डैमेज ऑफ माइलिन सीथ इज कॉल्ड एज डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस। तो बहुत सारी डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो सकती है। तो इनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो सबसे पहले लोकेशन के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं कि लोकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डीमाइलिनेटिंग डिजीजेज हैं उसमें मोस्ट कॉमन आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा एनएमओ, न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका, एंटी माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट एसोसिएटेड एंटीबॉडीज डिजीज, एंटीमॉग। इसके अलावा एक्यूट डीमाइलिनेटिंग एनकेफेलोमाइलाइटिस, एडीईएम। इसके अलावा और भी बहुत सारी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करते हैं। कॉमन एनएमओ, एमएस एंड एंटीमॉग होते हैं, एडम। इसके अलावा बात करें अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें जीबीएस, गुलियन-बेरे सिंड्रोम, एआईडीपी एंड सीआईडीपी, ये कॉमन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम क्लासीफाई करें कोर्स के अकॉर्डिंग, तो एक्यूट कोर्स हो सकता है लाइक इन जीबीएस, लाइक इन एडीईएम। क्रोनिक कोर्स हो सकता है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव कोर्स हो सकता है लाइक इन सीआईडीपी, क्रोनिक प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप का कोर्स हो सकता है लाइक इन एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हो सकता है कि रिलैप्सेस हो रहे हैं बीच बीच में, और रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है। तो कोर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्ड, इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं कि कारण क्या है डीमाइलिनेशन का। तो ऑटो एंटीबॉडीज बन सकती हैं बॉडी में, अब बॉडी के ही पार्ट के अगेंस्ट, नर्व के अगेंस्ट, वो डैमेज करे तो ऑटो इम्यून टाइप की डीमाइलिनेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन है बॉडी में किसी से, पोस्ट इन्फेक्शन या पोस्ट इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती हैं। इन्फेक्शन है, काफ़ी वायरल इन्फेक्शन है लाइक HTLV, ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस जो होता है वो माइलेटिस कॉज कर सकता है। JC वायरस है वो PML कॉज कर सकता है। HIV वायरस में भी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक हो सकती हैं, ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज होती हैं जो जेनेटिक हो सकती हैं, किसी टॉक्सिन के कारण से हो सकता है। तो मल्टीपल इटियोलॉजीज हो सकती हैं किसी भी डीमाइलिनेटिंग कॉज की। तो इटियोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉजेज भी हो सकते हैं। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ द डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो कि मेन पार्ट है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है बेसिकली, कि जो हमारी माइलिन सीथ है, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लामेशन। होता क्या, जो हमारी माइलिन सीथ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जो हमारी माइलिन सीथ है, एस्ट्रोसाइट्स हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज जो है हमारी माइलिन सीथ को डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको डैमेज करती हैं, जिसके कारण से डीमाइलिनेशन होता है। जब ये डीमाइलिनेशन क्रोनिक होता जाता है तो हमारा एक्सोन जो थे उनका भी डीजनरेशन होने लगता है, और जो वीकनेस थी वो परमानेंट हो जाती है। जब तक डीमाइलिनेटिंग फेज में है तब तक वो रिकवर कर सकती है कि अगर हम जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर दें इम्यूनोसप्रेसेंट के थ्रू,
इन्फ्लामेशन को सबसेट कर दें, तो वो चीज़ रिकवर कर सकती है। लेकिन जब वो क्रोनिक फेज में पहुंच जाती है, एक्सोनल डैमेज हो जाता है, एक्सोन का डिजेनरेशन हो जाता है, उस कंडीशन से इसका जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो अगर बात करें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस किन किन डिजीजेज में होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, एडम एक्यूट डीमाइलिटिंग एनकेफेलोमाइलाइटिस में होता है, इसके अलावा आपका न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में होता है जिसको देविक डिजीज भी बोलते हैं, एंटी मॉग एंटीबॉडीज एसोसिएटेड डिजीज में होता है, इसके अलावा आपका सेंट्रल स्क्लेरोसिस एक होती है, बेलोस डिजीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ही एक टाइप है, उसमें देखने को मिल सकता है, और हेमरेजिक ल्यूकोएन्केफेलाइटिस हो सकता है। तो इन कंडीशन में आपको इन्फ्लेमेशन के कारण से डीमाइलिटिंग डिजीजेस देखने को मिल सकती हैं। सेकंड, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के कारण से हो सकता है, खासकर अल्कोहलिक पेशेंट में हो सकता है, जिसमें आपका मर्सी फावर बेगनामी डिजीज होता है। इसके अलावा जो आपका हाइपोनेट्रीमिया का, अगर हम फास्ट करेक्शन कर दें हाइपोनेट्रीमिया में, तो एक डिजीज होती है सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस या एक्स्ट्रा पोंटाइन माइलिनोसिस। उस कंडीशन में भी डीमाइलेशन देखने को मिलता है, जो कि रैपिड करेक्शन ऑफ सोडियम के कारण से होता है, जिसमें कि हमारे पॉन्स और मिड ब्रेन में डैमेज देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका वायरल कॉज हो सकता है डीमाइलिनेशन का, वायरस में जैसे कि मैं बताया जेसी वायरस जो है वो पीएमएल करता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्केफेलोपैथी या ल्यूकोएन्केफेलाइटिस करता है पीएमएल। इसके अलावा एचआईवी वायरस में हो सकता है, एचटीएलवी वायरस माइलाइटिस कॉज करता है, एसएसपीई जो होता है जो कि मीजल्स इन्फेक्शन के कारण से होता है, उसमें भी डीमाइलिनेशन ब्रेन में देखने को मिलता है। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण से, वायरल प्रोसेस के कारण से डीमाइलिनेशन हो सकता है। फिर आपका हाइपोक्सिक इस्चीमिक एनकेफेलोपैथी होती है या हाइपोक्सिक इस्चीमिक डीमाइलिनेशन होता है, जो कि बर्थ पे अगर बच्चा रोए ना, क्राई ना हो बर्थ पे, उसके कारण से हाइपोक्सिक इस्चीमिक डीमाइलिनेशन हो सकता है ब्रेन में। कार्डिक अरेस्ट अगर हो जाए, कार्डिक अरेस्ट हुआ, किसी को सीपीआर हुआ, पेशेंट रिवाइव किया, उसके कारण से हाइपोक्सिक इस्चीमिक डीमाइलेशन ब्रेन में देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा डीकम्प्रेशन, किसी का अगर क्रोनिक डीकम्प्रेशन हो रहा है किसी नर्व का, उसके कारण से भी डीमाइलेशन हो सकता है, लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल नर्व अगर किसी स्ट्रक्चर से कंप्रेस हो रही है, किसी ब्लड वेसल से, तो उसके कारण से भी डीमाइलिनेशन, फोकल डीमाइलिनेशन ड्यू टू द फोकल कंप्रेशन भी डीमाइलिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो डीमाइलिनेशन की पैथोफिजियोलॉजी में क्या चीजें हो गई, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या ऑटोइम्यून प्रोसेस, जिसमें कि एमएस एनामोस स्ट्रक्चर डिसऑर्डर, एंटी मॉग, एडीईएम, ये हो गए आपके जो कि कॉमन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। आपके वायरल इन्फेक्शन के कारण से हो गए, जिसमें कि एसएसपी हो गया, एचटीएलवी वाला माइलाइटिस हो गया, इसके अलावा पीएमएल हो गया जेसी वायरस के लिए, एचआईवी वायरस भी ल्यूकोडिस्ट्रोफी कॉज करता है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, जिसमें कि अल्कोहल रिलेटेड हो सकता है, या आपका रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया के कारण से आपका सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस हो सकता है। डीमाइलिनेशन ड्यू टू फोकल कंप्रेशन ड्यू टू लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में हो सकता है। इसके अलावा आपका हाइपोक्सिक इस्चीमिक डीमाइलिनेशन हो सकता है, जो कि बच्चों में देखने को मिल सकता है बर्थ पे, या फिर पोस्ट कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, जिसमें कि आपका ल्यूकोडिस्ट्रोफीज जो होती हैं वो आपकी जेनेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफीज हो सकती हैं, उनमें डीमाइलिनेशन देखने को मिल सकता है। पोस्ट वायरल या पोस्ट इन्फेक्शियस होती हैं, जिसमें कि आपका जीबीएस आता है, एआईडीपी आता है, एडम हो गया, ये सारे हमारे पोस्ट इन्फेक्शियस या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में आते हैं। तो ये बात होगी पैथोफिजियोलॉजी की। तो हमने बात करी डीमाइलिनेशन क्या होता है। डीमाइलिनेशन इज द डैमेज ऑफ द माइलिन सीथ ऑफ द न्यूरॉन्स। वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो सकता है। कोर्स उसका एक्यूट फेज हो सकती है या मोनोफेजिक इलनेस हो सकती है, रिलैप्सिंग रिमिटिंग फेज हो सकते हैं लाइक एनेमोस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा मोनोफेजिक में आपका एडम हो गया, जीबीएस हो गया मोनोफेजिक इलनेस में। इसके अलावा आपका रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स हो गया, क्रोनिक प्रोग्रेसिव फेज हो सकती है लाइक सीआईडीपी में हो गया, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। इसके अलावा हमने पैथोफिजियोलॉजी बात करी, इन्फ्लेमेटरी या ऑटोइम्यून प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा हमारा वायरल इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, हाइपोक्सिक इस्चीमिक डीमाइलिनेशन हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें कि अल्कोहल और हाइपोनेट्रीमिया करेक्शन के कारण से हो सकता है, और डीमाइलिनेशन ड्यू टू द फोकल कंप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात होगी पैथोफिजियोलॉजी की। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं।
तो जो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, अगर हम बात करें सीएनएस की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डीमाइलिनेशन में जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि विजन लॉस। विजन लॉस हो सकता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। इसके अलावा वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब हो सकती है, पैरों की वीकनेस हो सकती है, पैरापेरेसिस हो सकता है, क्वाड्रीपेरेसिस हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल फोर लिम्स। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, पैरेस्थीसियास लोअर लिम्स में हो सकते हैं, फोर लिम्स में हो सकते हैं, वन साइड ऑफ बॉडी में सेंसरी सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बॉबल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, रिटेंशन ऑफ द यूरिन, ये हो सकता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, इम्बैलेंस ऑन द वॉकिंग हो सकता है। मेमोरी डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं, रिकरेंट वोमिटिंग्स हो सकती हैं। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन सीएनएस डीमाइलिनेशन के हो सकते हैं। तो विजन लॉस, रिकरेंट वोमिटिंग या एरिया पोस्टोरल सिंड्रोम, मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, क्वाड्रीपेरेसिस, हेमीपेरेसिस लाइक प्रेजेंटेशन, सेंसरी लॉस वन साइड ऑफ द बॉडी, ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्वमेंट, तो ये सारे हमारे सीएनएस डीमाइलिनेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करें पेरिफेरल डीमाइलिनेशन में क्या होता है, लाइक जीबीएस एनसीआईडीपी, इनमें असेंडिंग टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलेगा, लोअर लिम्ब की वीकनेस मिल सकती है, क्वाड्रीपेरेटिक वीकनेस हो सकती है, चारों फोर लिम्स में वीकनेस हो सकती है, क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट मिल सकता है, और लेटर स्टेज में इन केस ऑफ जीबीएस बल्बर इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात होगी क्लिनिकल फीचर्स इन पेरिफेरल डीमाइलिनेशन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डीमाइलिनेशन। अब बात करते हैं कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे पेशेंट को। तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस है वो हमारी क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग होती है, साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर हिस्ट्री ली, हमने कोई विजन लॉस की यूनिलेटरल बायलेटरल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, साथ में कोई मेमोरी इंपेयरमेंट तो नहीं है, इसके अलावा कोई वीकनेस किसी साइड में, सेंसरी सिम्टम, ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्वमेंट, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, ये सब तो नहीं है, रिकरेंट वोमिटिंग के एपिसोड्स तो नहीं है, नार्कोलेप्सी लाइक फीचर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह का कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो नहीं। एग्जामिनेशन पे हमें अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डीमाइलिनेशन तो हमें हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलेगा, प्लांटर एक्सटेंसर मिलेंगे, सेंसरी लॉस मिल सकता है, ब्लो लेवल अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट है तो। इसके अलावा अगर एलिमेंट टाइप का है तो उसमें एरिफ्लेक्सिया मिलेगा, प्लांटर म्यूट मिल सकते हैं, फ्लेक्सर मिल सकते हैं, सेंसरी लॉस वेरिएबल मिलेगा। तो डिपेंड करेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ डीमाइलिनेशन। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन एडीएम में मिल सकता है हमें, लॉस ऑफ सेंसोरियम। तो ये बात हो गई क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस में क्या हेल्प करेंगे सिम्टम्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रेडियो इमेजिंग। इमेजिंग में हम ब्रेन का एमआरआई कराएंगे, जो कि प्लेन विद कॉन्ट्रास्ट हम करा के देखेंगे। इसके अलावा स्पाइन का एमआरआई होगा और एमआरआई ऑर्बिट इन इफ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द विजन लॉस। तो एमआरआई ब्रेन, एमआरआई स्पाइन और एमआरआई ऑर्बिट, ये इमेजिंग कराएंगे हम। एमआरआई ब्रेन में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ डीमाइलिनेशन में अलग अलग डिजीज मिलेंगे। एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो हमें डीमाइलिनेटिंग प्लाक्स मिलते हैं, जक्स्टाकॉर्टिकल, पेरीवेंट्रिकुलर, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम में। इसके अलावा जो हमारा न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका है उसमें ऑप्टिक नर्व यूजुअली बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। एमएस में यूजुअली यूनिलेटरल और लेस सीवियर केस टाइप की जो होती है ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो यूजुअली जो एनेमोस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होता है उसमें लॉन्ग सेगमेंट माइलाइटिस मिलता है, एलिटियम लाइक प्रेजेंटेशन मिलता है। जो हमारे एमएस होते हैं उसमें स्मॉल सेगमेंट माइलाइटिस मिलता है, पैची माइलाइटिस मिलता है। तो एनेमोस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में वीकनेस ज़्यादा सीवियर होती है, माइलाइटिस ज़्यादा सीवियर होती है एज कम्पेयर टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद में तो ये इमेजिंग की बात होगी। इसके बाद में सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन में हम रूटीन सीएसएफ देखेंगे, उसमें हमें एल्बिनोसाइटोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है इन केस ऑफ जीबीएस, इन केस ऑफ सीआईडीपी। एंटीबॉडीज पैनल्स हम भेज सकते हैं एनेमोस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए, एंटीमॉक के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए हम ओलिगोक्लोनल बैंड भेजते हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी सिग्निफाई करेगी पर्टिकुलर डिजीज़ को। सीएसएफ में एनेमोस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के केस पे हमें थोड़ा न्यूक्लियोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रूटीन टेस्ट में अकॉर्डिंग टू कॉज वी कैन डू द रूटीन इन्वेस्टिगेशंस। तो मेन इन्वेस्टिगेशंस फॉर द डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर इज द एमआरआई ब्रेन, एमआरआई स्पाइन एंड CSF examination and some blood test that is required for the typical diagnosis of anemospectrum disorder, anti-MOG और multiple sclerosis। उसके बाद में ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट जो होता है, अगर मोनोफेजिक इलनेस है तो सिंगल आप
वन टाइम ट्रीटमेंट होता है, आप ट्रीट करोगे कुछ दिन के लिए, ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाएगा। अगर रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप की इलनेस लाइक एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एंटी-मॉग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें ट्रीटमेंट यूजुअली एक्यूट थेरेपी होती है और प्रिवेंटिव थेरेपी होती है या फिर रेगुलर थेरेपी होती है। एक्यूट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डिमार्टिन डिसऑर्डर्स में हमारा मिथाइलपेनिसिलिन का रोल है, 1 ग्राम मिथाइलपेनिसिलिन फॉर 3 to 5 days like Solu-Medrol. In case of neuromyelitis optica, in case of acute attack of the multiple sclerosis, in case of the acute attack of MOG, in case of ADEM, but in case of GBS, there is a no role of steroid. Mainstay of treatment is the IVIG therapy. So, other than steroid for demyelinating disorder, role of IVIG for 5 days and role of the plasma exchange. So, acute treatment में there are 3 options: steroid, high dose steroid, pulse therapy, IVIG therapy, and the plasma exchange. For maintenance therapy, like in GBS, there is no requirement of the maintenance therapy. In case of CIDP, maintenance therapy is required. In case of neuromyelitis optica, in case of multiple sclerosis, chronic therapy is required. In chronic therapy, we have options like rituximab for NMO spectrum disorder or anti-MOG. We have options like azathioprine, mycophenolate mofetil. For multiple sclerosis, we have disease-modifying therapy like interferons, like monoclonal antibodies. So depend on the cause. So investigation and treatment main depend on the cause ki what are the diagnosis we are thinking, what type of clinical presentation is there, what finding we have on examination, what type of optic neuritis, what type of myelitis. So investigation mainly depend on the cause, and treatment also acute treatment is almost similar in all type of demyelinating disorder, and maintenance treatment vary according to the type of demyelinating disorder. तो ये बात करी हमने डीमाइल्टिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। आज के टाइम में डीमाइल्टिंग डिसऑर्डर एक कॉमन प्रॉब्लम है। फीमेल्स में डीमाइल्टिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दे आर क्वाइट हाई इन यंग एज फीमेल, अराउंड 20 to 30 या 40 ईयर्स ऑफ एज तक। मेल में कंपेरेटिवली कम देखने को, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी इज द कॉज। इसके अलावा जो हमारा हमने बात करी क्या क्या कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्या हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीमाइल्टिंग डिसऑर्डर होते हैं, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ग्रॉसली, कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये बात होगी डीमाइल्टिंग डिसऑर्डर्स की। इसके बाद में हम 1 by 1 आगे डिस्कस करेंगे न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, एंटी-मॉग एंटीबॉडी एसोसिएटेड डिजीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Subscribe for more content.